घड़ी में तब रात के 11:15 बज चुके थे। विकास अपनी बाइक को पूरी रफ्तार से उत्तराखंड के उन पहाड़ी रास्तों पर भगाए जा रहा था। चूंकि रात काफी हो गई थी, इसलिए रास्ते पर विकास के अलावा ना तो कोई आदमी दिख रहा था और ना ही कोई दूसरी गाड़ी। पहाड़ी रास्ता होने की वजह से विकास को हल्की हल्की ठंड लगनी शुरू हो गई थी, जबकि मौसम ठंड का नहीं बल्कि गर्मी का था। ठंड लगने की एक वजह यह भी थी कि मौसम अचानक से बदल चुका था। जिस आसमान पर थोड़ी देर पहले तक चांद चमक रहा था, वहीं अब आसमान में काले बादल छाने लगे थे। उन बादलों को देखकर विकास गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दे रहा था। अभी विकास आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक ही बारिश शुरू हो गई, वो भी इतनी तेज कि विकास को संभलने का मौका भी नहीं मिला। विकास ने फटाफट बाइक को रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे रोक लिया। विकास पूरी तरह से तो नहीं, मगर कुछ हद तक बारिश में भीग चुका था। विकास को जहां पहुंचना था वो अभी 30 किलोमीटर दूर था और कहीं ना कहीं विकास को अब अपनी इस नौकरी पर गुस्सा आने लगा था। दरअसल विकास एक कंपनी में एजेंट के तौर पर काम करता था। विकास का काम ही ऐसा था कि जब चाहे कंपनी वाले उसे कहीं भी भेज सकते थे। उन सर्द हवाओं के बीच बारिश की हर एक बूंद विकास के बदन पर कांटे की तरह चुभ रही थी। विकास अभी उस पेड़ के नीचे खड़े होकर खुद को बारिश से बचाने की नाकाम कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने सड़क से कुछ ही दूरी पर बने एक बड़े से घर पर गई। उस घर को देखकर विकास ने सोचा कि अगर वो कैसे भी करके उस घर तक पहुंच जाता है तो बारिश से बच भी जाएगा और साथ ही उस घर वाले से गुजारिश करके रात उसी घर में कटा देगा। बारिश हर पल तेज होती जा रही थी, लिहाजा विकास ने अपना बाइक स्टार्ट किया और उस घर की तरफ चल पड़ा। बारिश को चीरती हुई विकास की बाइक उस घर की तरफ चले जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद विकास अभी उस घर के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी रास्ते में ही एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। विकास उस वक्त वहां रुकना चाहता था, मगर तेज बारिश के कारण वो नहीं रुक सका और वैसे भी उस सुनसान रास्ते पर कोई आने वाला नहीं था। इसलिए विकास वहां ना रुककर सीधे उस घर के दरवाजे पर ही रुका। विकास की जान में जान आ गई, मगर दूसरे ही पल जब विकास ने उस घर को ध्यान से देखा तो वो दंग रह गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक जो घर दूर से विकास की आंखों में चमक रहा था, पास पहुंचने पर वही घर किसी वीरान खंडर की तरह लग रहा था। किसी भी कोने से उस घर को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ कोई रहता भी होगा। इसलिए विकास ने घर के अंदर जाने की कोशिश भी नहीं की। वो घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठकर ही सुस्ताने लगा। चूंकि उसका बदन भींगा हुआ था, इसलिए ठंडी हवाएं उसे सर से लेकर पैर तक हिलाकर रख दे रही थी। अभी विकास चबूतरे पर बैठकर कांप ही रहा था कि तभी उसे घर के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई शख्स दरवाजे की तरफ चलते हुए आ रहा हो। विकास झट से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। इतने में ही उस घर का दरवाजा खुला और अंदर से एक आदमी बाहर निकलते हुए विकास से बोला, आइए, अंदर आइए, बाहर ठंड लग जाएगी आपको। उस आदमी को देखकर विकास को बहुत हैरानी हुई, जिस पर विकास ने उस आदमी से बोला, दरअसल बारिश बहुत हो रही है और मुझे काफ़ी दूर भी जाना है, तो आज रात आप मुझे अपने घर में रुकने देंगे? इस पर उस आदमी ने बोला,
जी क्यों नहीं, आइए अंदर आइए। इतना बोलकर वो आदमी दरवाजे के एक तरफ खड़ा हो गया, जिसके बाद विकास उस घर के अंदर दाखिल हुआ। घर के अंदर पूरा अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ एक लालटेन ही जल रही थी, वो भी धीमी आग पर। खैर, विकास चलकर हॉल रूम में लगे एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वो आदमी भी विकास के बगल में ही बैठ गया। लालटेन की धुंधली सी रोशनी में जब विकास ने अपनी गीली घड़ी की तरफ देखा तो वक्त हो रहा था रात के 1 बजे का। तभी उस आदमी ने विकास से कहा, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का लाता हूँ। विकास उस आदमी को मना करना चाहता था, मगर पेट में चूहों ने जो आतंक मचाया था उसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं सका। कुछ देर बाद वो आदमी विकास के लिए खाना लेकर आया। विकास ने खाना खाया और खाना खा लेने के बाद उस आदमी से बोला, शुक्रिया भाई साहब, आप नहीं होते तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। भूख भी मुझे बहुत तेज लगी थी। इस पर उस आदमी ने कहा, इसमें शुक्रिया बोलने वाली कौन सी बात है, मदद तो सबको करनी चाहिए। चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। इतना बोलकर वो आदमी विकास को हॉल की दूसरी तरफ, यानी जिधर कमरा था उधर ले जाने लगा। विकास भी उसके पीछे पीछे चलता गया। कुछ दूर चलने के बाद विकास एक कमरे के पास पहुंच गया, जिसके बाद वो आदमी बोला, आप आज रात इसी कमरे में आराम से सो जाइए, कल सुबह आराम से निकलिएगा, ठीक है। इतना बोलकर वो आदमी वहां से चला गया, जिसके बाद बिना देरी किए विकास ने कपड़ा बदला और कमरे में लगे पलंग पर पसर गया। विकास को सब कुछ सपने की तरह लग रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आज के जमाने में इतने अच्छे लोग भी होते हैं। खैर, थकान के चलते बहुत जल्द ही विकास की आंख लग गई। अगली सुबह जब विकास की आंख खुली तो वो उसी घर में था। उसने सोचा निकलने से पहले उस आदमी को बोलकर निकलेगा, लिहाजा विकास पूरे घर में उस आदमी को ढूंढने लगा, मगर विकास को वो आदमी कहीं नहीं दिखा। बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब वो आदमी नहीं मिला तो विकास अपनी बाइक लेकर वहां से निकल गया। बाद में उसे कहीं से पता चला कि दरअसल वो आदमी एक बार उसी की तरह ठंड के मौसम में उस घर में पनाह लेने आया था, मगर उस घर के मालिक ने उसे घर में नहीं लिया। चूंकि उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो वहीं मर गया। मरने के बाद उसकी आत्मा ने उस घर के मालिक को मार दिया। तब से उसी आदमी की आत्मा वहां भटकती है और मुसाफिरों की मदद करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में मैंने राहुल को अपने गांव घुमाने का वादा किया था और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, फिर चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। लिहाजा छुट्टी अनाउंस होते ही हम दोनों अपना अपना सामान समेटने लगे। हॉस्टल से मेरा गांव थोड़ा दूर जरूर था, मगर वहां पहुंचने के लिए साधनों की कोई कमी नहीं थी। बस, ट्रेन, सब कुछ यहां से मेरे गांव जाती थी, मगर बस से जाना ज्यादा आसान होता, क्योंकि गांव के बस स्टॉप से मेरा घर रेलवे स्टेशन के मुकाबले ज्यादा नजदीक पड़ता है। तो हमने ये पक्का किया कि हम बस से ही जाएंगे और आज शाम ही निकलेंगे। शाम के वक्त निकलने के 2 कारण थे। पहला ये कि दिन के वक्त बस में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, और दूसरा ये कि दिन में गर्मी बहुत लगती है। सारी तैयारी हो जाने के बाद शाम के तकरीबन 5:30 बजे तक हम लोग हॉस्टल से निकल गए। मेरे गांव जाने वाली बस हॉस्टल के बाहर से ही मिलती है, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। हमें बस वहां खड़े रहकर बस के आने का इंतजार करना था। कुछ ही देर में हमारी बस भी आ गई। हम दोनों बस में चढ़े
और एक एक सीट पकड़कर बैठ गए। शाम का वक्त होने की वजह से उतनी गर्मी नहीं लग रही थी। अंधेरा भी लगभग हो ही चुका था। मेरा गांव थोड़ा दूर था, तो यकीनन वहां पहुंचते पहुंचते हमें रात हो जाएगी। बस पूरी रफ्तार से रास्ते पर दौड़े जा रही थी। कुछ ही देर में बस मेरे गांव के बस स्टॉप पर रुकी। मैं और राहुल जब हम दोनों बस से उतरे तब घड़ी में रात के 8:45 बज रहे थे। हालांकि मैं काफी सालों के बाद अपने गांव आया था, मगर फिर भी मुझे रास्ता घाट पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि इतने सालों में गांव में कुछ भी नहीं बदला। वही खाली रोड, जंगल और अंधेरा। अभी मैं और राहुल चारों तरफ देख ही रहे थे, तभी राहुल मुझसे बोला, यार यहाँ से अब तेरे घर कैसे जाना है? इस पर मैं बोला, यहाँ से पैदल, और क्या, ज्यादा दूर नहीं है गांव। लिहाजा मैं और राहुल हम दोनों गांव की ओर आगे बढ़ने लगे। लेकिन पता नहीं क्यों राहुल थोड़ा डर रहा था, जिस पर मैंने राहुल से पूछा, क्या हुआ राहुल, डर क्यों रहा है तू? इस पर राहुल बोला, नहीं डर नहीं रहा, पर ये रास्ता इतना डरावना क्यों लग रहा है? इस पर मैंने बोला, गांव में सब ऐसा ही होता है, डर मत, मैं हूं ना। मगर सच में वो रास्ता कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था। खैर अभी हम लोग चल ही रहे थे कि तभी अचानक ही चारों तरफ रोशनी हो गई। सिर उठाकर आसमान की ओर देखा तो बिजलियां चमक रही थीं। पर थोड़ी देर पहले तक तो मौसम बिल्कुल सही था, तो फिर अचानक से ये क्या हो गया? ऊपर से अभी हम जिस रास्ते पर थे उस पर चलते चलते अगर बारिश आ गई तो हम बुरी तरह से फंस जाएंगे, क्योंकि इस रास्ते पर दूर दूर तक एक भी घर या दुकान नहीं था। मैं यही मना रहा था, बस बारिश में भीगने से पहले हम घर पहुंच जाएं। लेकिन शायद हमारी फूटी किस्मत को ये गवारा नहीं था। थोड़ी ही देर में झमाझम बारिश शुरू हो गई। मैं और राहुल बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। मौसम ने जितनी जल्दी अपना रंग बदला था, उतनी जल्दी शायद गिरगिट भी नहीं बदलता। काले घने बादलों ने आसमान को ऐसे जकड़ लिया था जैसे बारिश कभी बंद ही नहीं होगी। तूफानी हवाओं में हिलते पेड़ और रह रहकर गरजते बादल माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रहे थे। जिस पेड़ के नीचे हम खड़े थे, कुछ देर तक तो उस पेड़ ने हमें भीगने से बचाए रखा, मगर जब बारिश और तेज हो गई तब उस पेड़ ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। तभी राहुल बोला, यार यहाँ तो हम भीग रहे हैं, अब क्या करें? मैं दिमाग पर जोर डालने लगा ताकि कोई ऐसी जगह याद आ जाए जहां हम इस बारिश में भीगने से बच सकें। तभी मुझे याद आया कि पास ही में जंगल के थोड़ा अंदर एक पुराना मंदिर है। हालांकि वो मंदिर किसी भगवान का नहीं है, मगर फिर भी गांव के लोग उसे मंदिर ही बोलते हैं। मैंने सोचा अगर किसी तरह से हम लोग वहां पहुंच जाएं तो इस बरसात से निजात मिल जाएगा। मैंने सारी बात राहुल को बताई और हम लोग जंगल में घुसकर उस पुराने मंदिर की ओर जाने लगे। कुछ ही देर में वो मंदिर हमारी आंखों के सामने था। मंदिर की दीवारों में दरार पड़ चुके थे, कुछ जगहों से प्लास्टर छूट गया था। खैर हमें क्या, हमें तो सिर्फ इस बरसात से बचना था। लिहाजा मैं और राहुल हम दोनों दौड़कर उस मंदिर में घुस गए। मंदिर के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, यहाँ तक कि मैं अपने बगल में खड़े राहुल तक को भी देख नहीं पा रहा था। इतने में ही राहुल बोला, सुनना, मेरे बैग के सबसे ऊपर वाले चेन में टॉर्च होगा, निकाल तो। मैंने अंदाजे से ही राहुल के पीछे जाकर उसका बैग पकड़ा और सबसे ऊपर वाले चेन को खोलकर टॉर्च निकालकर जलाया।
मंदिर बाहर से जितना टूटा फूटा और पुराना था, अंदर से भी वैसा ही था। मंदिर के अंदर जहां भगवान की मूर्ति होनी चाहिए, वहां पर एक अजीब सी मूर्ति थी। मूर्ति के माथे पर 2 सींग थे। खैर, हम दोनों थोड़ी धूल साफ करके एक जगह पर बैठ गए। राहुल ने हाथ घड़ी में टॉर्च मारकर देखा तो रात के 10 बज रहे थे। बारिश अभी भी तेजी से बरसे जा रही थी। राहुल ने टॉर्च ऑफ किया और बोला, यार मैं जरा सोने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बारिश छूट जाए तो मुझे उठा देना। इतना बोलकर राहुल वहीं पसर गया। बाहर से एक हल्की सी धुंधली रोशनी मंदिर के अंदर आ रही थी, मगर वो रोशनी बहुत हल्की और धीमी थी। परेशान होकर अभी मैं बारिश के थमने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी बाहर से आती उस धुंधली सी रोशनी में मुझे मंदिर के अंदर कोई आता हुआ दिखा, कोई बच्चा। मैंने उस परछाई को ध्यान से देखने की कोशिश की, मगर पता नहीं वो मेरी आंखों से कहीं ओझल हो गया। मैंने सोचा शायद मैंने गलत देखा होगा। भला इस जंगल में कोई बच्चा कहाँ से आएगा, वो भी इस टूटे फूटे मंदिर में। कुछ देर तक तो मैं बड़े आराम से जागा रहा, मगर धीरे धीरे मेरी पलकें बंद होने लगीं और कुछ ही देर में मैं नींद के आगोश में चला गया। ना जाने कितनी देर बाद मैं जागा। आंख खोलकर देखा तो मंदिर के दरवाजे के पास कोई खड़ा दिखा। मुझे लगा राहुल होगा, मगर राहुल वहां खड़े होकर क्या कर रहा है, यही सोचकर मैं अपनी जगह पर से उठा और राहुल के पास जाकर बोला, क्या हुआ राहुल, यहाँ क्या कर रहा है? मगर इस पर राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने नजर घुमाकर राहुल का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा बहुत घना था। राहुल से कोई जवाब ना पाकर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ रे, क्या सोच रहा है? तभी राहुल बोला, अमन, वहां किससे बात कर रहा है? राहुल की यह आवाज मेरे बगल से नहीं बल्कि मेरे पीछे से आई थी। इतने में ही पीछे से राहुल ने टॉर्च जलाया तो टॉर्च की रोशनी में मेरे बगल में खड़ा शख्स दिखा ही नहीं। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा कि थोड़ी देर पहले मेरे बगल में वो कौन था। मैं भागकर राहुल के पास आया। मेरे आते ही राहुल ने जैसे ही टॉर्च बंद किया तो दरवाजे पर फिर से कोई खड़ा दिखा, मगर इस बार वो शख्स अकेला नहीं था, उसके साथ कई बच्चे और औरतें भी थीं। ये सब देखकर डरने वाला मैं अकेला नहीं था। राहुल को भी वो लोग साफ दिख रहे थे। राहुल ने फिर टॉर्च जलाया, मगर टॉर्च की रोशनी में वो लोग फिर से नहीं दिखे। लेकिन टॉर्च बंद करते ही सब लोग सामने खड़े थे। हम दोनों समझ गए कि यहाँ रुकना मतलब मौत, लिहाजा हमने अपना सामान उठाया और दरवाजे की ओर भागने लगे। हमने टॉर्च ऑफ रखा था और दरवाजे पर वो सभी लोग खड़े थे। ऐसे में हमने जैसे ही भागने की कोशिश की तो उन लोगों से टकरा गए। तभी मैंने राहुल से बोला, राहुल टॉर्च जला। राहुल ने टॉर्च जलाया और उन सभी लोगों के गायब होते ही हम लोग जैसे तैसे वहां से भागे और घर पहुंचकर हमने सबको पूरी बात बता दी, जिस पर घर वालों ने बताया कि दरअसल बहुत पहले उस मंदिर में एक बदमाश तांत्रिक शैतान की पूजा किया करता था और उसने लोगों को अपने जाल में फंसाकर कई बच्चों और कई लोगों की बलि दी है। ये सब करके वो तांत्रिक तो भाग गया, मगर उन लोगों की आत्मा आज भी शैतान के उस मंदिर में भटकती फिरती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।